हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है। 2 हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ गया है, तो आप जितना ही रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपकी रिवीजन एंड प्रैक्टिस मेन होनी चाहिए। अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, चलिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन सोनेट नंबर 29 व्हाट डज द स्पीकर एनवी इन अदर्स। सोनेट नंबर 29 में आपको जो स्पीकर है वो दूसरों में से किस बात से ईर्ष्या करता है बताना है। ओके, क्या है? ए, वेल्थ एंड ब्यूटी, फ्रेंड्स, टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। चलिए बताइए। ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें हमने हर टॉपिक से लिए हैं क्वेश्चन, जो कि इजी टू मॉडरेट हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए क्वेश्चंस। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो हियर इज द राइट आंसर बी, फ्रेंड्स, टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी। सोनेट नंबर 29 हमने आपको कवर की है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स हैं और जो टैलेंट क्या प्रतिभा होगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, अवसर हो गए दूसरों से, अच्छे मित्र, कला, उनकी प्रतिभा से, कला कौशल से और सामाजिक अवसरों से यहाँ पर ईर्ष्या करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी रहेगा, फ्रेंड्स, टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज बिलोंग्स टू। तो शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 29 है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज, किसको बिलोंग करता है, किसके लिए है? डार्क लेडी, एंग्री चाइल्ड, फेयर यूथ, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। ओके, फेयर यूथ के लिए है। Shakespeare sonnet number 29, when in disgrace with fortune and men's eyes, is addressed to a young man whom the poet deeply loves and admires. This group of sonnet is known as the fair youth sequence, sonnet 126. In this sonnet, the speaker feels rejected, unlucky and inferior compared to others. Okay, तो ये fair youth को belong कर रहा है। तो ये जैसे आपको पता है 1 से लेके आपके 126 सोनेट जो हैं आपको फेयर यूथ के, 126 सोनेट फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। एंड 127 से आपका 152 आपके जो है वो डार्क लेडी को आपके डेडिके हैं। तो आपके 2 हैं बच्चे हैं आपके 53, 54, वो आपको क्यूपिड गॉड के लिए आपके लिए डेडिकेट किए गए हैं। ओके, तो ये इनका सोनेट सीक्वेंस है। सोनेट नंबर 29 है, ये फेयर यूथ को है डेडिकेटेड। ओके, बिलोंग्स उनको करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, फेयर यूथ। ओके, चलिए। इन सोनेट 29 बूटलेस क्राइज मोस्ट नियरली मीन्स, बूटलेस क्राइज यूज हुआ है आपका जो सोनेट नंबर यूज में, उसकी नियरेस्ट मीनिंग बतानी है। प्रेयरफुल क्राइज, फ्यूटाइल कंप्लेंट्स, जॉयफुल सॉन्ग्स, पब्लिक प्रोटेस्ट। बताइए क्या है यहाँ पर। करेक्ट आंसर बी रहेगा, फ्यूटाइल कंप्लेंट्स। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस कंप्लेंट्स हो गई। क्राइज क्या हो गया? व्यर्थ की शिकायतें, मीन्स फ्यूटाइल कंप्लेंट्स, व्यर्थ की जो शिकायतें हैं। बूटलेस का अर्थ है निसफल, ऐसी प्रार्थना जिनका कोई लाभ नहीं हो, वो आपका हो गया बूटलेस क्राइज। तो बूटलेस मीन्स यूजलेस क्राइज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, फ्यूटाइल कंप्लेंट्स। ओके, नेक्स्ट, R.K. नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स चंद्रन कैन नॉट मैरी मलाठी ड्यू टू, किस कारण से मलाठी से मैरिज नहीं कर सकता था? डावरी डिमांड्स, डिफरेंस इन कास्ट, अ क्लैश इन देयर हॉरोस्कोप, मलाठी इज ऑलरेडी इंगेज्ड। क्या है आंसर? राइट आंसर क्या होगा? सी, अ क्लैश इन देयर हॉरोस्कोप। ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स में चंद्रन मलाठी से शादी क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कुंडलियों का ना मिलना ही कारण था। ओके, हॉरोस्कोप, कुंडलियाँ नहीं मिल पा रही थी, तो वही था रीज़न। सी करेक्ट आंसर। इन चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी एलिस एंड जॉन आर। एलिस एंड जॉन कौन है चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन में? घोस्ट ऑफ हिज डेड एंसेस्टर, ड्रीम्स ऑफ द वोमेन ही लव्ड बट डिड नॉट मैरी, स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। कौन थे? बी करेक्ट आंसर, ड्रीम्स ऑफ द वोमेन ही लव्ड बट डिड नॉट मैरी। तो एलिस एंड जॉन उनके बच्चे थे जिनसे
वो शादी करना चाहते थे, वो शादी नहीं कर पाए। तो ये एलिस उनकी वाइफ का भी नाम था। तो ये उनके बच्चे थे, एलिस एंड जॉन जो उनके बच्चे थे। ऑफ द वोमेन ही लव्ड बट डिड नॉट मैरी। ओके, तो ये उनकी बच्चों की माँ थी। ड्रीम्स ऑफ द वोमेन ही लव्ड बट डिड नॉट मैरी। ओके, ये सब जो ड्रीम्स ऑफ रेवरी या ड्रीम चिल्ड्रन भी हमने आपको पढ़ाया है। तो इसमें जो है ये सब रेवरी जो है आपका डे ड्रीम देख रहे थे। उनके ना बच्चे ही थे और उनकी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे ही कहाँ से होंगे। तो ये उनकी सब पूरा एक ड्रीम था उनका। ओके, तो यहाँ पर जो ड्रीम में ही उन्होंने देखा एलिस एंड जॉन है, वो उनके 2 बच्चे हैं। ओके, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट, इन टेड ह्यूजेस क्रो एलाइट्स द लैंडस्केप इज सीन एज। दो टेड हेक्स का जो क्रो एलाइट्स है उसमें लैंडस्केप किस चीज़ का प्रतीक है? क्रो एलाइट्स में क्या परिदृश्य दिखाया जा रहा है, कैसा है? तो बताइए। डिवाइन क्रिएशन है, ए हॉल्यूसिनेशन और एरर, इमीडिएट प्रे, हिज किंगडम। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ए हॉल्यूसिनेशन और एरर। तो ये एक भ्रम और त्रुटि रहती है यहाँ पर। क्या है क्रोलाइट्स में जो टेड ह्यूज ने प्रकृति को निरर्थक और भयावह रूप में यहाँ पर दिखाया है उसमें क्रोलाइट्स में। तो ये एक हेल्यूजन रहता है, हेल्यूसिनेशन रहता है और एरर एक त्रुटि, एक भ्रम दिखा रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट, ईडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स। तो इस ईडियम का मीन्स क्या होगा? द रीड बिटवीन द लाइन्स। इजी है, बताइए। रीड स्लोली, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, सस्पेक्ट विदाउट प्रूफ, रीड अलाउड। तो करेक्ट आंसर इज बी, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, क्या है? मीन्स छिपा हुआ अर्थ समझना। ओके, जो सीधे ना कहा गया हो उसे समझना, छिपा हुआ अर्थ, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। क्या हो गया? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। करेक्ट आंसर बी, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड रिफर्स टू। किससे संबंधित है, किसको रेफर कर रहा है? पैराबल ऑफ सोअर, पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, प्रोडिगल सन, लॉस्ट शीप। तो क्या है बताइए? करेक्ट आंसर बी रहेगा, पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। ओके, तो यहाँ पर बाइबल की एक जो स्टोरी है, प्रतिभा को छिपाना पाप है, ऐसा करके जो है यहाँ पर बाइबल की स्टोरी बता रहे हैं कि मिल्टन ने यूज़ किया है। बाइबल में आपकी एक जो स्टोरी है पैराबल ऑफ टैलेंट्स करके, उसमें जो टैलेंट्स का मतलब यहाँ पर सिक्कों से हो जाता है। एक साहूकार अपने 3 नौकरों को एक एक सिक्का देता है, टैलेंट देता है। 1 साल बाद उनसे मांगता है तो 2 तो उनको डबल करके देते हैं। जो एक जो सर्वेंट रहता है वो उसको ज़मीन में पेड़ के नीचे गाड़ देता है जाके, तो उसको फिर सज़ा मिलती है। तो यही डर है मिल्टन को कि भगवान मुझको भी दृष्टिहीन हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ, तो भगवान क्या मुझसे सेवा कराना चाहते हैं? अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या मुझे भी सज़ा मिलेगी? इस तरह करके यहाँ पर मैं इस चीज़ का यूज़, आपका इस टैलेंट का यूज़, जो पैराबल ऑफ द टैलेंट है, इसका यूज़ आपके मिल्टन ने भी आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस में किया है। ओके, ये जो लाइन है ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। तो यहाँ पर मिल्टन जो कह रहे हैं कि अब ब्लाइंडनेस के कारण क्या मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मुझे भी भगवान सजा देंगे? वो मुझसे चाहते हैं सेवा कराने। तो ये उन्होंने जो टैलेंट वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पर, ये पैराबल ऑफ टैलेंट्स जो आपका बाइबल से आपका रिफर करता है। ओके, करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज लिंक्ड विद। किससे लिंक करता है आर्ट फॉर आर्ट से? किससे एसोसिएट है? न्यू क्लासिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, सरलिज्म, नेचुरलिज्म। करेक्ट आंसर बी रहेगा, एस्थेटिसिज्म। ओके, कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य है, नैतिक उपदेश नहीं, ऐसा यहाँ पर बताते हैं आर्ट फॉर आर्ट शेक में कि कला का उद्देश्य जो होता है केवल ब्यूटी को दिखाना है, उभारना है, ना कि नैतिक उपदेश वगैरह देना, ये नहीं है। तो यहाँ पर ये एस्थेटिसिज्म एसोसिएट है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द रेप ऑफ द लॉक सिल्व्स वेयर ओरिजिनली। रेप ऑफ द लॉक में पोप ने सिल्व को ओरिजिनली क्या कहा है? क्या कहा है? वो क्या होती है ओरिजिनली? डेवोट वुमेन, प्राउड कॉकटीज, मेलनकली वुमेन, फिलोसफर्स। तो क्या कहा है? बी इज द राइट आंसर, प्राउड कॉकटीज। यहाँ पर जो घमंडी महिलाएं हैं उन्होंने पोप ने उन पर सटायर किया, जो घमंडी होती हैं, दिखावेबाज हो गई, ऐसी घमंडी औरतों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। उनको एक ओरिजिनली वो सिल्फ की तरह से जोड़ा हुआ है, सिल्फ के रूप में दिखाया है। किसको? प्राउड कॉकटीज को। यहाँ पर जो घमंडी औरतें हैं उनको कहा है वो सिल्फ की तरह हवाओं में ऐसे ही
उड़ती रहती हैं, भटकती रहेंगी, तो बी करेक्ट आंसर, प्राउड कॉन्क्रीज। नेक्स्ट, इन ओड टू द वेस्ट विंड लायर मीन्स, ओड टू द वेस्ट विंड में पोइट ने लायर को यूज़ किया, इसका मीन्स क्या है, लायर, वीपन, एओलियन, हार्प, पेन, तो क्या है बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एओलियन हार्प। एओलियन हार्प क्या हो गया, हवा से बजने वाला एक वाद्य हो गया। लायर जो है उसको बजाना नहीं, जो हवा में बजता है। आप जस्ट लाइक समझ लीजिए हवा में, जैसे विंड चेन आपकी हो गई, विंड चेन आपकी हवा में अपने आप बजती है आप हवा से, तो ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हवा में खुद बजता है। तो वहाँ पर उन्होंने इसका मीन्स यहाँ पर एओलियन हार्प करके दिया है। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शैली की जो कहते हैं कि वेस्ट विंड से तुम इस तरह बहो कि जैसे हवा में लायर अपने आप बजता है अपनी उनके, तो इसी तरह जो उनके विचार है वो भी वेस्ट विंड से कहता है अपनी तरह ऐसे बहा के मेरे विचारों को भी अपने आप को पूरी जगह में फैला दो। कवि स्वयं को उससे जोड़ रहे हैं, ओके, जोड़ते हैं अपने विचारों को, वेस्ट विंड से कह रहे हैं जैसे लायर खुद स्वयं बज रहा है, खुद चलता है, तो वैसे ही मेरे विचारों को भी हवा में वैसे ही उसकी जैसे उसकी आवाज़ जाती है वैसे मेरे विचारों को भी फैला दो, वेस्ट विंड से कहता है। तो करेक्ट आंसर एओलियन हार्प हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इन यूलिसिस द आर्क ऑफ एक्सपीरियंस, यूलिसिस में आर्क का अनुभव क्या होता है, कोलैप्स, बिकम्स अ वॉल, फेड्स अवे एज ही मूव्स, ओपन्स टू हेवन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, फेड्स अवे एज ही मूव्स। तो यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ने पर पीछे छूट जाते हैं, क्या हो गया, फेड्स अवे। यूलिसिस का क्या है, खोज है कि जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो जैसे लग रहा है पीछे छूटते जाते हैं, मतलब नई एक्सपीरियंस के साथ साथ उसे नई नॉलेज होती है, नया ज्ञान होता है, इस ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहती है। जो पीछे हमने सीखा फिर आगे गए तो और जो नई जिज्ञासा पैदा होती जाती, नई चीज़ें सीखते जाते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान की सीमा को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहती है, ओके। फेड्स अवे एज ही मूव्स, जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही एक्सपीरियंस में आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो यही आपका हो गया सी करेक्ट आंसर, फेड्स अवे एज ही मूव्स। द एंडिंग ऑफ द वेस्टलैंड इज फॉर्म, एंडिंग कहाँ से होती है वेस्टलैंड की, फायर सरमन, प्रोथोलेमियन, नांदक उपनिषद, द गोल्डन बग। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहाँ से आपके शांति 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 करके आपके वर्ड्स लिए गए हैं, वहीं से आपके दाता, दयाधम और दमयत करके वर्ड्स जो आपके संस्कृत वर्ड्स लिए गए हैं वेस्टलैंड में बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं, यहीं से आपके शांति शांति करके वेस्टलैंड की पोयम एंड होती है, ओके। करेक्ट आंसर सी रहेगा। इसके भी कोटेशंस एंड समरी हमने करवाई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। द वेस्टलैंड हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, 5 पार्ट्स है। ऑल 5 पार्ट्स के नेम कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ओके। हमने आपको पढ़ाया है, सबकी हमने समरी बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ाई है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। 5 हो गया, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ कमला दास ईयर, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कमला दास को किस ईयर में मिला है, 1985, 1969, 1964, 1965। आंसर हो जाएगा बी, 1969। केरला पूछ रहे हैं, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो आपको कमला दास को 1969 में मिला है, ओके। और साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड आपको कमला दास को 1969 में मिला था। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है, ये आपके मिला है 1985 में आपके साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ओके। 1969 में इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर कोल्ड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो थी आपके, ओके। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड आपके 1985 में मिला है, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर 1969 बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिरनामोड कम्स टू डंसनेन बिकॉज, बिरनामोड डंसनेन तक कैसे आया, वहाँ तक चलकर क्यों, कि स्टॉर्म सोल्जर्स कैरी ब्रांचेस विच इज क्राफ्ट सिम्बॉलिज्म, क्या है, कैसे बिरनामोड खुद चल के जंगल आया डंसनेन तक, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्जर्स कैरी ब्रांचेस, सोल्जर्स ने जो है नम के ब्रांचेस को काट काट के अपने आप को उसके पीछे हिडन करके कुछ चल चल के जा रहे थे डंसनेन पर, डंसनेन तक बिरनामोड खुद चलकर इस तरह से आ गया, ओके।
ये जो कि विचेस की भविष्यवाणी इसी तरह आपकी सत्य हो जाती हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोल्जर्स कैरी ब्रांचेस, विनम्र खुद तो चलेगा नहीं, तो ये हो गया, ये ट्रिकी हो गया कुछ कि उन्होंने जो प्रोफेसी की थी विचेस ने इस तरह से सही हुई कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनकी ब्रांचेस कट करके अपने ऊपर लगा के फिर आगे बढ़ते गए, जिससे लगा कि विनम्र खुद चल के आ रहा है। ओके नेक्स्ट, इन द लॉन्सियन द लेडी सेज रेपिटेडली, लॉन्सियन में द लेडी क्या रेपिटेडली सेज कहती है, आई एम हंग्री, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लॉन्सियन, पे द बिल, आई लव फ्रेंच फूड। क्या कहती है बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसा कर कर वो कहती थी। और जब खाना आता तो सब चीज़ खा लेती थी और फिर बाद में ये कहती थी बार बार रिपीटेडली, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द फ्लाई द बॉस किल्स द फ्लाई बाय, फ्लाई में बॉस किल्स द फ्लाई, फ्लाई को कैसे मारता है, स्वेटिंग, ड्रॉपिंग इंक्स ब्लॉट्स, फ्रीजिंग, बर्निंग। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ड्रॉपिंग इंक ब्लॉट्स। तो इसमें जो है बॉस जो है वो बड़ी क्रूरता से मक्खी को जो स्याही की जो बूंदें होती हैं, इंक होती है, उसकी कई ड्रॉप्स उसके ऊपर डालता जाता है बड़ी बड़ी बूंदें, जिससे कि अंततः वो जो फ्लाई है वो मर जाती है। तो ये जो है बहुत क्रूरता का प्रतीक है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ड्रॉपिंग इंक ब्लॉट्स। पहले तो उससे बड़ा प्रेम व्रेम दिखाता है, बट बाद में बहुत ही क्रूरता से उसकी जो इंक की ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदे उसके ऊपर गिराता है, जिससे कि वो मक्खी फ्लाई की डेथ हो जाती है। जो किलर अवॉइडेड ब्लेम बाय सेइंग, जो किलर ब्लेम होता है उससे कैसे बचता है, बिजीनेस टूर, ही हैड द फ्लू, वेडिंग, मॉर्निंग। तो क्या कहता है बी, ही हैड द फ्लू, उसको फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया है, तो जिससे कि वो उस समय ऑफिस आ ही नहीं पाया, तो सारा इल्ज़ाम जो है आप स्टीव रिवर के ऊपर लग जाता है, जिससे कि वो जेल जाता है और ये बच निकलता है आपका जो किलर। ओके नेक्स्ट, हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ फॉर, हेंचर्ड अपनी पत्नी को कितने में बेचता है, 5 पॉइंट्स, 5 शीलिंग, 5 गिनीज, और पॉट ऑफ बियर। करेक्ट आंसर सी, 5 गिनीज। ओके, ये उसका नैतिक पतन दर्शाता है कि हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को 5 गिनीज पर बेचा। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिलिप लार्किन सेकंड डीप डिजायर, सेकंड डीप डिजायर क्या थी फिलिप लार्किन की, लव, वेल्थ, फेम, डेथ, ऑब्लिवियन। करेक्ट आंसर डी होगा, डेथ। तो वो जो है जीवन की थकान और परेशानियों सबसे डेथ को सबसे अच्छा मानते थे कि जो उनकी फर्स्ट इच्छा थी वो तो उनके अकेले रहना, आइसोलेशन, बिल्कुल अकेले में रहना था। एंड जो उनकी सेकंड थी वो डेथ, ऑब्लिवियन। ओके, तो विस्मृति, सब ये इनकी सेकंड इच्छा थी। जीवन की निरर्थकता से वो मुक्ति की चाहत रखते थे। ओके, जो जीवन को निरर्थक लगता था, ये सब बेकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, तो ये सब चीज़, अकेलेपन रहना चाहते थे, फर्स्ट उनकी इच्छा थी। और नेक्स्ट लास्ट में वो सबसे अच्छा डेथ को समझते थे, ऑब्लिवियन। ओके नेक्स्ट, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, रिवर्सेस क्या है, मतलब कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ आपकी वेस्टलैंड में इसको बहुत ही पीड़ादायक बताया गया है अप्रैल मंथ को। एंड इसका उल्टा कहाँ किस में आपको देखने को मिलेगा, पैराडाइज लॉस्ट, सोनेट 18, द कैंटरबरी टेल्स, द फेयरी क्वीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पता होगा सी, कैंटरबरी टेल्स। ओके, कैंटरबरी टेल्स में कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने अप्रैल को जीवनदायक बताया है, अप्रैल को अच्छा स्वीट मंथ बताया है, और एलियट ने यहाँ पर अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ बताया है, पीड़ादायक। ओके, तो यहाँ पर आपका उल्टा है दोनों को, तो सी करेक्ट आंसर द कैंटरबरी टेल्स। ओके नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गांधी, टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, नारायण। किसके द्वारा लिखा गया है, सी, जवाहरलाल नेहरू का है वर्ड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। भारत के इतिहास और संस्कृति का इसमें विश्लेषण है आपके। ओके नेक्स्ट, प्री रफलाइट ब्रदरहुड वेयर, प्री रफलाइट ब्रदरहुड कौन थे, पॉलिटिशियन, पेंटर्स एंड पोइट्स, आर्किटेक्ट्स, नॉवलिस्ट। तो वो पेंटर्स एंड पोइट्स का एक ग्रुप था। मध्ययुगीन सौंदर्य के समर्थक थे जो आपके प्री रफलाइट्स। ओके, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, थियरी बाय A.K. रामानुजन इज अबाउट, थियरी जो है किसके बारे में है, अ पॉलिटिशियन, हिज फादर, वेस्टर्न रिचुअल्स, न्यूज़पेपर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिज फादर। ओके, पिता के जीवन और मृत्यु पर आत्मीय दृष्टि दिखाते हैं इसमें आपके A.K.
रामानुजन, ओके, हिज फादर, ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक्सप्लोर्स, जो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका का विषय क्या है, क्या बताती है? नेचर, डिवाइडेड आइडेंटिटी, स्लेवरी, वाइल्ड लाइफ। तो क्या राइट आंसर होगा? बी, बी इज़ द राइट आंसर, डिवाइडेड आइडेंटिटी की डेरेक वॉलकॉट की जो पोयम है फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसमें मुख्य रूप से जो पोएट के आंतरिक संघर्ष और उनकी विभाजित पहचान के दर्द को दर्शाती है ये पोयम। अफ्रीका और यूरोपीय मिश्रित वंश के व्यक्ति के रूप में भी अपनी अफ्रीकी विरासत और अंग्रेजी भाषा तथा ब्रिटिश संस्कृति के प्रति प्रेम के बीच में उलझे हुए हैं। ओके, तो ये कविता जो है आपकी केन्या में हुए क्रूर माऊ माऊ विद्रोह के ऐतिहासिक संदर्भ का उपयोग करके इसे व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संघर्ष को उजागर करती है। ओके, तो ये आपकी डिवाइडेड आइडेंटिटी को दिखाती है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग बताइए क्या है लेफ्टिनेंट की, क्या होगी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। लेफ्टिनेंट की आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? लेफ्टिनेंट, LIEUTEN, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट ऐसे याद कर सकते हैं आप। ओके, लेफ्टिनेंट आपकी राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, अ व्हाइट एलिफेंट मीन्स, अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? रेयर ऑब्जेक्ट, कॉस्टली यूजलेस पोजिशन, सिंबल, एल्बिनो एनिमल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कॉस्टली यूजलेस पोजीशन, जो कि कोई चीज़ ऐसी कोई महंगी हम खरीद लें पर जितना कि वो होती नहीं लागत, उससे ज़्यादा हमें उस पर खर्चा करना पड़े, तो वो आपका एक वाइट एलिफेंट होता है। कि मतलब कि हाथी खरीदना आसान है बस उसको पालना बड़ा मुश्किल है, कह सकते हैं हिंदी में। रख रखाव में भारी हो गया, उपयोग में कम हो गई, उपयोग में वो इतनी यूज़ नहीं हो रही है बट उसका मेंटेनेंस ही ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉस्टली यूजलेस पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द फादर, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो फादर है वो क्या करते हैं? प्रेज, यूजेस पैराफिन एंड फायर, कट्स टो, सक्स पॉइजन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यूजेस पैराफिन एंड फायर। तो क्या करते हैं पिता? केरोसिन और आग का प्रयोग करते हैं, जहर को जलाकर निकालने का वहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये आपकी उनकी बड़ी रूढ़िवादिता को भी दिखाते हैं कि कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसा करे तो ये यहाँ पर ये संदेश भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? यूज पैराफिन एंड फायर। एपिस्टल क्या है? लेटर इनवर्स, स्टोरी इनवर्स, प्ले इनवर्स, एसे इनवर्स। क्या है एपिस्टल बताइए। तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर इन वर्स, ये आपकी कविता के रूप में पत्र हो गया आपका, समझ लीजिए लेटर इन वर्स, ये हो गया, एपिस्टल कहा जाता है इसको। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, बैरोक मीन्स, बैरोक क्या होता है? हिलेरियस एंड सरकास्टिक लिटरेचर, लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, डल एंड अनएंथुसियास्टिक लिटरेचर, सीरियस एंड पेंडेंटिक लिटरेचर। क्या होगा? बी, बी इज द राइट आंसर, लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। बैरोक क्या है? भव्य और अलंकृत शैली हो गई, बहुत ही ज़्यादा सजावटी हो गई, भव्य हो गया, अतिशयोक्ति में हो गया और सजावट प्रधान हो गया, अलंकृत कर देते हैं। तो लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर जो हो गया वो आपका काफ़ी सजावटी हो गया अतिशयोक्ति में, तो वो आपका हो गया बैरोक, लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज मोनोडी? मोनोडी क्या है? A poem of mourning spoken by one person only, a poem praising one individual, a poem about oneself, a poem without one meter. तो क्या है ये? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली, एक पर्सन के द्वारा केवल बोला गया एक मॉर्निंग का सॉन्ग हो गया, मोनोडी कहलाएगा। एक पर्सन के द्वारा मौन करना, एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया शोक गीत। तो ये आपका जैसे हो गया मिल्टन का लाइसिडास हो गया आपका मोनोडी। ओके, करेक्ट आंसर ए, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एक्लॉग? एक्लॉग क्या है? अ पोएम एक्सप्रेसिंग सॉरो, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम विद शेफर्ड्स, अ लिरिक ऑन डेथ, नन ऑफ अबव। तो एक्लॉग क्या है? तो
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम विथ शेपर्ड्स। शेपर्ड्स चरवाहे पर आधारित ये आपका कास्ट हो गया। पेस्टोरल कविता हो गई जो छोटा और ग्रामीण, जिसमें ग्रामीण जीवन दिखाते हैं, शेपर्ड्स वगैरह हो गए हैं। एंड एक पेस्टोरल ग्राम पर आधारित एक काव्य हो गया आपका क्या, एक्लॉग। ओके, करेक्ट आंसर बी, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम विद शेपर्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डेनाउमेंट इन ड्रामा। डेनाउमेंट क्या है ड्रामा में? द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, द एंटी क्लाइमेक्स, द एक्सपेक्टेड एंड नन ऑफ द अबव। क्या है डेनाउमेंट? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट। तो कथा का अंतिम सुलझाव, जो सभी गुत्थियों का जो समाधान हो गया, समझ लीजिए, फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, सभी गुत्थियों का समाधान। ओके, ए करेक्ट आंसर हो गया आपका क्या, डेनाउमेंट, द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट। द स्कूल ऑफ द पोइट्री लेड बाय एजरा पाउंड वाज। एजरा पाउंड का काव्य आंदोलन जो है वो क्या कहलाता है? दो स्कूल ऑफ पोइट्री, जो स्कूल ऑफ पोइट्री है एजरा पाउंड का, वो काव्य आंदोलन क्या कहलाता है? सिंबॉलिज्म, इमेजिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म। करेक्ट आंसर बी रहेगा, इमेजिनिज्म। ओके, तो स्पष्टता और संक्षिप्तता पर वो जोर देते हैं। ओके, एजरा पाउंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमेजिज्म। नेक्स्ट, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विद अ सेकेंड मीनिंग। एक्सटेंडेड नैरेटिव है जिसकी डबल मीनिंग, सेकेंड मीनिंग है, वो उसको क्या कहेंगे? सिंबल, एलेग्री, एक्सपोजिशन, कंसीट। करेक्ट आंसर बी, एलेग्री, एलेग्री कहा जाएगा। प्रतीकात्मक कथा हो गई। ओके, इसकी एक सेकेंड मीनिंग भी रहेगी जो करेक्ट आंसर एलेगरी हो जाएगा, जिसमें आपका एक्सटेंडेड नैरेटिव रहता है एंड इसमें आपकी सेकेंड मीनिंग भी हिडन रहती है, वो आपको पता चलती है। एलेगरी हो गया। नेक्स्ट, द लाइन एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर अपीयर्स इन। ये लाइन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर कहाँ पर है? द वेस्टलैंड, प्रूफ ऑफ एश वेडनेस, द हॉलो मैन। बताइए, तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, द वेस्टलैंड की लाइन है आपकी ये। ओके, हमने आपको कोटेशंस पढ़ाए भी है, तो ये लाइन उसमें हमने पढ़ाई भी है। ओके, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, ये करके कोटेशन में हमने आपको क्लियर किया है इसका मीन्स। ओके, देख सकते हैं आप उसको भी, हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में भी। द वेस्टलैंड, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हाउस। घर पर स्कॉर्पियन क्यों आता है, घुसता है? डायबोलिक प्लान, टू टेस्ट विलेजर्स, सीकिंग शेल्टर फ्रॉम रेन, फेट। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीकिंग शेल्टर फ्रॉम रेन। बारिश से बचने के लिए वो घर में घुस जाता है। ओके, आता है, घर में घुस जाता है, बारिश हो रही होती है। सी करेक्ट आंसर, सीकिंग शेल्टर फ्रॉम रेन, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज एन एडेप्शन ऑफ। ऑल फॉर लव कहाँ से एडेप्शन है उसका, क्या एडेप्शन है, किस पर आधारित है? रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस एंड सीजर, ओथेलो। क्या है बताइए? तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ओके, ड्राइडन का एक रूपांतरण हो गया ये ऑल फॉर लव। ओके, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा पर आधारित है, बी करेक्ट आंसर, शेक्सपियर के। ओके, नेक्स्ट, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुई है वेस्टलैंड? 20, 22, 24, 26। बताइए, तो करेक्ट आंसर बी, 1922 में, 1922 में आपकी वेस्टलैंड आई है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन आर्म्स एंड द मैन ब्लंसली कैरीज। आर्म्स एंड मैन में ब्लंसली क्या लेकर चलता है? लेटर्स, चॉकलेट, मैप, मनी। क्या लेकर चलता है? बी इज द राइट आंसर, चॉकलेट, चॉकलेट्स लेकर वो चलता है। ओके, बी इज द राइट आंसर, चॉकलेट। कारतूस की जगह वो चॉकलेट उसके पास रहती हैं। ओके, तो यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्टिस बाय गाल्सवर्दी डील्स। किससे डील करता है जस्टिस? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड लीगल सिस्टम, वो सफरेज, माइंड, एजुकेशन। करेक्ट आंसर ए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड लीगल सिस्टम को दिखाता है हमारा जस्टिस, ए करेक्ट आंसर, सोशल कन्फाइनमेंट एंड लीगल सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द हैरी ऐप। प्रोटोगोनिस्ट कौन है हैरी ऐप का? यांक, विली लेमन, लोमन, टॉम विंगफील्ड, ब्रिक। तो करेक्ट आंसर यांक, यहाँ पर करेक्ट आंसर यांक हो जाएगा। यांक इज द प्रोटोगोनिस्ट हीरो ऑफ द प्ले। ओके, नेक्स्ट, जो किलर इज गिल्टी ऑफ। जो किलर इस अपराध के दोषी रहते हैं? सीलिंग, डिफेक्टिव, सिलेंडर हेड, स्टीलिंग मनी, स्पियोनेज,
मर्डर, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। सेलिंग डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स, क्या करते हैं, खराब सिलेंडर हेड बेच देते हैं, इसमें पायलटों की मृत्यु हो जाती है, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, हयावदना इज बेस्ड ऑन, हयावदना किस पर बेस्ड है, महाभारत, कथा सरित सागर, रामायणा, पंचतंत्र। करेक्ट आंसर बी, कथा सरिता सागर, ये आपकी बेस्ड है, भारतीय कथाओं से प्रेरित है ये आपकी हयावदना। ओके, बेस्ड ऑन कथा सरिता सागर। नेक्स्ट बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब पेन नेम, चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम क्या है, बोज, एलिया, एल्फा ऑफ द प्लो, टिटमैर्स, तो एलिया, एलिया का पेन नेम था, एलियाज ऑफ एलिया बहुत प्रसिद्ध है जिनमें से एलिया, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिप इज प्रोटोगोनिस्ट ऑफ, पिप किसका प्रोटोगोनिस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है, डिकेंस का विल्डिंग्स रोमन है। ओके, तो ये आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का आपका प्रोटोगोनिस्ट है सी, पिप। ओके, नेक्स्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल इज फ्रॉम, थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन है इलियट, ईट्स, ऑडेन, डायलन, थॉमा, तो किससे लिया गया है बताइए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईट्स, WB ईट्स के आपके सेकंड कमिंग से है। ओके, सेकंड कमिंग से आपका लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट। ओके, WB ईट्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉट अ यूनिवर्सिटी वेट्स, इनमें से यूनिवर्सिटी वेट कौन नहीं है, जॉन लिली, थॉमस नेशे, जॉर्ज पीले, थॉमस किड, कौन नहीं है इसमें से, तो थॉमस किड। यूनिवर्सिटी वेट्स इज अ फ्रेज यूज टू नेम ऑफ अ ग्रुप लेट 16th century English playwrights who were educated at the University of Oxford or Cambridge and who become popular writers. Among the wits were Marlowe, Greene and Nashe from Cambridge and Lily Laws and Pillay from Oxford. Kidd was not from university, although his name is also sometimes associated with the university wits. वो किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े थे, लेकिन उनका जोड़ा जाता है नाम यूनिवर्सिटी विट्स के साथ में। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप रहेगा थॉमस किड। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून, ये क्या है आपका रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून इन पोएटिक्स, पोएटिक्स में रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या कहा गया है, एनाग्नोसिस, पेरिपेटिया, पैथोस, डायनुया, क्या कहा गया है। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, पेरिपेटिया, पेरिपेटिया भाग्य में परिवर्तन, ये जो हो गया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून जो कहलाया गया आपका पेरिपेटिया इन पोएटिक्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर पेरिपेटिया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोएटिक्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इज नोन एज पेरिपेटिया। Aristotle says that peripeteia is the most powerful part of the plot in a tragedy along with discovery. It is also known as reversal of situation. Okay, तो ये आपका peripeteia हो गया, भाग्य में परिवर्तन। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा peripeteia। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की 50 MCQs की प्रैक्टिस हो गई। तो कैसी लगी क्लास, आपके कितने सही रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। ओके, चलिए, अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्लास, आप चाह रहे हैं हम इसको कंटिन्यू करते रहें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थोड़ा सपोर्ट करिए तो हमें भी वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड अपना फीडबैक भी दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।